हेलो एवरीवन। बेसिकली मैं इस सेशन में लेके आया हूँ क्विज। जो अभी मैं मेरे ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं जो 12th में, उन बच्चों में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये कंसर्न था कि बच्चा एक तरफ से 12th तो पढ़ रहा है बट 11th भूले जा रहा है। तो आप कुछ तो कीजिए इन बच्चों के लिए सो दैट कि ये 11th इनका रिवीजन होते रहे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना क्विज स्टार्ट किया जाए। यूजुअली जो मैं अभी ऑनलाइन टेस्ट लेता था वो तो लेता ही था, साथ में मैंने ऑफलाइन टेस्ट भी लेना शुरू किया इन बच्चों का। एंड साथ में मुझे एक आइडिया आया कि 15-20 मिनट का क्यों ना क्विज लिया जाए इन बच्चों का, जो मेरे सामने ही ये बच्चे क्विज देते हैं और इंस्टेंटली मैं इनको चेक करके दूंगा और हर बच्चे का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा और बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर भी क्रिएट होगा इस वजह से कि इनको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मात्र 10 क्वेश्चन का एक क्विज रखते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में मैंने इंक्लूड किया है, वो मैं 11th से डालूंगा, जिसका टॉपिक यहाँ पे लिखा रहेगा कैनामेटिक्स एंड एलम फ्रिक्शन, जिसमें मैंने 11th का टॉपिक इंक्लूड किया था। और 12th में मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स जस्ट फिनिश किया, कैपेसिटर चल रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे इस क्विज में। ये वीकली मैं 3 क्विज कंडक्ट करने वाला हूँ, तो वीकली 30 क्वेश्चंस होता है और मेरा एम है अराउंड 100 ऐसे क्विजेज कंडक्ट करने के लिए, जिसमें अराउंड 1000 क्वेश्चंस होंगे। और ये 1000 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा, क्रिटिकल क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जिस क्वेश्चन में यूजुअली बच्चा मिस्टेक करता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो कोई बच्चा अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे तब आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो सकता है, इवन 12th का भी और 11th का भी। ये 11th वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, मोस्टली इसको रिपीटर वाला कोई बच्चा है जेई या नीट, या कोई 12th में बच्चा है, वो अगर इसको देखे तो उसको फ़ायदा हो सकता है इसका। तो मैं हर हफ्ते ऐसा 3 वीडियो लेके आने वाला हूँ और ये मैं क्विज करके मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मैं इसको हर वीक अपलोड करूँगा। जो ऑब्वियसली जो मेरा बच्चा है जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ता है, बहुत बार तो हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, सारे क्वेश्चन ही करते हैं, पर बहुत बार उनको बाद में जब वो रिवीजन करेंगे इस क्विज का और उनको अगर दिक्कत होगा कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो पर्पस यही है कि क्वेश्चन के थ्रू बच्चों को प्रिपेयर कराया जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब सबको जैसे नेक्स्ट क्विज होगा तो हो सकता है यहाँ पे वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन ऐड हो जाए, कैनामेटिक्स हट जाए, या आगे के टेस्ट में सेंटर ऑफ मास रोटेशन आ जाएगा। फिर रोटेशन का क्विज लेने के बाद हो सकता है एक क्वेश्चन कैनामेटिक्स का हो, एक लॉज ऑफ मोशन का हो, एक फ्लूइड का हो, एक रोटेशन का हो। सो किसी भी रैंडम टॉपिक 11th का ग्रेजुअली 6 से 7 क्विज में पूरा 11th का पोर्शन लगभग मैं कवर कर दूंगा और उसके बाद 11th के किसी भी 5 रैंडम टॉपिक से कोई 5 क्वेश्चन होगा। तब तक अगर मैं इनको कैपेसिटर पढ़ा दूंगा तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले सेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ कैपेसिटर ऐड हो जाएगा। फिर जब मैं करंट पढ़ा दूंगा तो यहाँ पे करंट ऐड हो जाएगा। मतलब अगर 5 क्वेश्चंस है तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का हो, कैपेसिटर का हो, 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो। ऐसा रैंडम ऑर्डर में रहेगा जो अच्छे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आप इसको फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डालूंगा तो आप उसको पहले सॉल्व करेंगे खुद से एंड देन उसके बाद सोल्यूशन ऑब्जर्व करेंगे। मैं ट्राई करूंगा ये पीडीएफ भी अगर अपलोड करने का कोई प्रोविजन रहेगा तो वहाँ पे वीडियो में एक लिंक डाल दूंगा नीचे, आप लिंक चेक करके ये पीडीएफ पहले आप डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रॉपर प्रिंट आउट लेकर के या फ़ोन में ओपन करके आप कहीं पे सारे आंसर की लिख लेंगे और उसके बाद इसको आप मैच करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली जेईई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए अप्लीकेबल रहेगा। नीट वाले बच्चे इसको कंसिडर कर सकते हैं जिनका हाई एंड प्रिपरेशन टारगेट है कि फिजिक्स में हमको 150-160 प्लस मार्क्स चाहिए। उन बच्चों के हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ। और जेईई मेंस में भी जिन बच्चों का 80 प्लस जेईई मेंस में टारगेट रहेगा स्कोर, उन बच्चों के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे इंक्लूड कर दिया है। टाइम जो यहाँ पे मैंने डाला है 25 मिनट, ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। किसी टेस्ट में ये 20 मिनट होगा, किसी टेस्ट में ये 25 मिनट हो सकता है, किसी में 15 मिनट ही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस क्या है। और QT 1 है ऐसा, जब लास्ट क्विज हम करेंगे तो QT 100 होगा। वो डेट वाइज यहाँ पे लिखा रहता है +4 -1 मार्क्स। मोस्टली मैं ट्राई करूँगा 10 क्वेश्चन ही इसमें डालने का। कभी कभार हो सकता है कि अगर 2-1 क्वेश्चन मुझे और अच्छा लगे तो मैं वो भी इंक्लूड करूँगा। नीचे यहाँ पे
इस पीडीएफ में OMR डाला हुआ है, तो बच्चा इसका प्रिंट आउट अगर लेगा इधर ही ऑप्शंस फिल करेंगे, उसके बाद आप वीडियो में चेक करेंगे। ऐसे मैंने OMR में 12 क्वेश्चंस का प्रोविजन करके रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड में इंक्लूड किया है यहाँ पे, एक एक करके आइए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का मल्टीपल मेथड होगा तो मैं आपको ट्राई करूंगा मल्टीपल मेथड से इसको एक्सप्लेन करने का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग x एक्सिस, इस डिस्टेंस x इन मीटर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 8t माइनस 3t स्क्वायर, x इक्वल्स टू 8t माइनस 3t स्क्वायर। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1। ये देखिए, ध्यान रखिए, जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा या डिस्टेंस पूछता है तो वहां पे सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव लेना है dx अपॉन dt, और डेरिवेटिव लेकर के इसका पहले वेलोसिटी पता करना है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 8 माइनस 6t हो जाएगा, और सबसे पहले चेक करेंगे ये वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रहा है, या इसने स्पीड दिया है तो चलिए स्पीड कहाँ जीरो हो रहा है। सो t इक्वल्स टू आ जाएगा 8 अपॉन 6, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33 सेकेंड। सो मीन्स कोई बॉडी पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1.33 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी या स्पीड जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इधर तक स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा तो वेलोसिटी स्पीड सेम होगा, और यहाँ से ये बॉडी वापस यहाँ से लौट रहा है। मुझे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है। तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में ये एवरेज स्पीड कितना कवर करेगा, मुझे ये पूछ रहा है। अब यहाँ से t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तक ये मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन हो गया विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6। सो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि x 0 सेकेंड पे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है हम निकाल सकते, दैट इज 0, और 1 सेकेंड पे इसका कितना डिस्टेंस है हम ये भी निकाल सकते हैं, 8 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5। और एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा 5 टाइम है 1, दैट इज 5 अपॉन 1, सो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर करेक्ट होगा। ये इसका एक मेथड हुआ। इसके कुछ और मेथड्स हैं, वो मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और आप जो अदर मेथड है वो आप इसको देख सकते हैं। अगर डिस्टेंस जो दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 8t माइनस 3t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इक्वल्स टू 8 माइनस 6t, v इक्वल्स टू माइनस 6t प्लस 8, y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c से कंपेयर करेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप, v वर्सेज t, स्पीड वर्सेज टाइम का ग्राफ। ये डिस्टेंस हमको ये टाइम हमको पता है 4/3, 1 सेकेंड इससे पहले कहीं यहाँ पे होगा 1 सेकेंड, एंड जब इसमें स्पीड में t इक्वल्स टू जब 1 पुट करेंगे तो v का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 है तो स्पीड है 8, जब टाइम 1 है तो स्पीड है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। जो इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस जो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड कितना है 2 है और ये 8 है, तो 2 प्लस 8 और इनटू बेस लेंथ जो हो जाएगा 1, दैट इज 5। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 अपॉन 1, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन है, वो भी देख लेते हैं। चलिए,
x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा 8 माइनस 60, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 मिल जाएगा हमें -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी अगर u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, और अगर a कांस्टेंट होता है, चाहे एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, तो एवरेज स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये आपको होपफुली पता होगा, ग्राफिकल मेथड से हम बच्चों को ये बताते हैं। ये केवल एप्लीकेबल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, अगर मोशन रहेगा, अगर एक्सेलरेटिंग है या रिटार्डिंग है, अगर बॉडी रिटर्न नहीं हो रहा है तो तब ये एप्लीकेबल होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो इसमें हम पुट कर देंगे v0, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 8, एंड v1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 2। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया 8, तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 अपॉन 2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है तो आंसर आएगा। होपफुली आपको ऑल 3 मेथड इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा, बट आप इसमें से कुछ भी रटेंगे नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया उस कॉन्सेप्ट को आप ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और सिमिलर टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन reflecting wall x equals to 0, x equals to a. Between these two limits, it moves freely at constant speed v. If the walls are perfectly reflecting, then its displacement time graph. कोई भी दो वॉल है, एक है x equals to 0 पे, एक x equals to a पे। कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, इसका स्पीड अगर सपोज हमको v दिया हुआ है, इस पे स्पीड से यहाँ पे जाएगा और वापस सेम स्पीड से ये रिटर्न आ जाएगा। सो अगर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है दो वॉल के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, उसका जो स्लोप होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ये वाला ग्राफ नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दो में से हो सकता है। और स्लोप आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, थीटा, ये भी थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। अब यहाँ पे बॉडी कितने देर में आएगा? सो t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी a अपॉन v। a अपॉन v यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मिसिंग है, a बाई v लिख सकते हैं। बट जैसे यहाँ से बॉडी लौटेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बदल जाएगा, है ना। यहाँ पे सीधे सीधे वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, और अगर स्लोप चेक करेंगे तो स्लोप सेम रह रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव स्लोप मुझे केवल यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बट ग्राफिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल है, तो बच्चा फार्मूला से नहीं कर पाएगा। जो बच्चा सोचता है वो बच्चा इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया है? अ मोटर बोट कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट्स ऑन अ रिवर इन t1 इक्वल्स टू 8 आवर्स एंड t2 इक्वल्स टू 12 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन द स्टिल वाटर। कोई भी एक रिवर है, L लेंथ का रिवर कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक L। लेट द वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है हम इसको u ले रहे हैं, और जो बोट है, बोट का वेलोसिटी हम लोग v कंसिडर कर लेते हैं। बोट का वेलोसिटी v है। डाउन स्ट्रीम L लेंथ कवर करने में इसको टाइम लग रहा है t1, एंड t1 इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन u प्लस v, रिलेटिव वेलोसिटी से वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे u प्लस v इक्वल्स टू L अपॉन t1। सिमिलरली t2 अप स्ट्रीम, क्योंकि बोट का जो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा L अपॉन v माइनस u। सो v माइनस u इक्वल्स टू L अपॉन t2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो u यहाँ से कट हो रहा है, 2v इक्वल्स टू L कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2।
और अगर रिवर के वेलोसिटी से जाएगा बोट अपने खुद के वेलोसिटी से जाएगा, स्टिल वाटर में ये यू 0 हो जाएगा, तब इसको टाइम लग रहा है L/v। तो यहां पे v का वैल्यू अगर पुट करें, सो v इक्वल्स टू L/t पुट करेंगे, सो 2 इंटू L/t इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2। L कैंसल हो जाएगा दोनों साइड से, L कॉमन है तो L कैंसल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल्स टू LCM लेंगे 2t1 t2/t1 प्लस t2। वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12। सो 2 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 20 लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा। 96 डिवाइड बाई 10 9.6 आवर इसका आंसर हो जाएगा। 9.6 आवर्स बी आंसर करेक्ट है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट लॉजिकल है, मतलब डायरेक्ट कोई ऐसा फार्मूला बच्चा रट जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। नीट भी सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी एक सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल इज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ फोर्स F इज अप्लाइड व्हिच Ft ग्राफ इज गिवन देन। सिंपल, ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है? ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है कि शुरुआत में t1 टाइम तक फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उसके बाद फोर्स कांस्टेंट हो गया t1 के बाद, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। आफ्टर t1 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डायरेक्ट सी आंसर होगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। यूजुअली जिन बच्चों को स्टैटिक, किनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये सब के बारे में जानकारी रहता है, वो बच्चा इस सवाल को कर लेता है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स कितना है और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। नीचे लगेगा mg, तो mg साइन थीटा यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। mg साइन थीटा का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो मास दिया है सवाल में 1 kg इंटू g10 ले लेंगे, और साइन थीटा 37 डिग्री है तो 3/5 हो जाएगा, दैट इज 6 न्यूटन। और Fs मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इधर लगेगा, सो Fs मैक्स जो हो जाएगा दैट इज म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा हो जाएगा। सो म्यू mg cos थीटा वैल्यू पुट करेंगे 0.8 इंटू 1 इंटू 10 एंड cos 37 डिग्री 4/5, ये 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 न्यूटन। सो सिंपल बात है, यहाँ पे जो mg साइन थीटा ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, इसका वैल्यू कम है, तो रस्सी में टेंशन तब लगेगा जब ड्राइविंग फोर्स इस Fs मैक्स को एक्सीड करेगा। अदरवाइज इस mg साइन थीटा को Fs मैक्स ही बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो हमारा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो ये 5 जो क्वेश्चंस थे ये मैकेनिक्स से मैंने लिया था, और होपफुली बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत आसान होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए एवरेज होगा, बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ऑब्वियसली क्योंकि हर टाइप के बच्चे रहते हैं, हर टाइप का माइंड है, हर टाइप का पढ़ने का तरीका होता है उनका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन हैं। एक ही टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown. The force on positive charge kept at the center of the square. ये सेंटर है, तो सेंटर से स्क्वायर के ऑल कॉर्नर का डिस्टेंस सेम होगा, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो चलिए ये बी वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, और इसको हम F फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, और F का वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर मैं सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस R ले लूँ तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस साइन बदल रहा है। तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी फोर्स F ही लगाएगा, बट यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। सेंट्रल चार्ज सेम ही है हर केस में, तो डबल अगर चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, बट ये फोर्स लगाएगा 2F।
और ये जो 2q माइनस चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड डबल है तो ये 2f इधर लगाएगा। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है 2f फोर्स ऊपर f नीचे, जब दो वेक्टर अपोजिट होता है तो उसका रिजल्टेंट a माइनस बी हो जाएगा, सो f आ जाएगा इधर और f आ जाएगा इधर। दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली सिमेट्रिकली पास होगा 45 डिग्री के एंगल पे, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। बाकी कुछ हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी एक सिंपल सा सवाल कंसिडर कर सकते हैं। चार्ज्ड वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज ऑन इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, अगर ये वाटर ड्रॉप है और इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो mg तो नीचे फोर्स लगेगा, बट mg को काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE ऊपर लगना चाहिए, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E है तो E इंटू ई ऊपर की तरफ लगना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सो E इंटू ई इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। सो E इंटू ई मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर डी, ऑप्शन में रो लिया है तो यहाँ पे इसको रो हम चेंज करेंगे। जो ग्रेविटी g है तो यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू g लिखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा रो इंटू 4 पाई आर क्यू जी डिवाइड बाई 3e। ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल। ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट फॉर्मेट में आपको दिखेगा, कभी मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, कभी डेंसिटी फाइंड करने को पूछेगा, कभी दूसरा वैल्यू दिया रहेगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो बेसिक वेरिएबल्स पे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, यही पूछते हैं। ये भी सवाल एक सिंपल सा सवाल है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन पता होता है वो बच्चा इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है, सो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स, डी आर का चेंज इन पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और माइनस ई वाई डी वाई, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ओरिजिन पे पोटेंशियल वी नॉट दिया है तो वी नॉट से वी, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 0 to x 0 to y, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हमको पूछ रहा है। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और माइनस ई वाई इंटू वाई, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सो v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस ई एक्स इंटू एक्स और माइनस ई वाई इंटू वाई हो जाएगा। काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट में फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच ऑफ द एरो बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार में से कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है? ये P पॉइंट लगभग जस्ट ऊपर है इस पॉजिटिव चार्ज का, तो इसकी वजह से फील्ड जो होगा वो अवे होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड टुवर्ड्स होगा। तो रिजल्टेंट फील्ड, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है P का वो कम है तो उसका फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। दो वेक्टर में रिजल्टेंट जो बिगर वेक्टर होता है उसके नज़दीक से पास होता है, तो रिजल्टेंट इधर कहीं पे होगा। सो बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में, इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द x डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शनल टू x। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स आई, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिया है। कंसिडर एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज A with its edges parallel to axis of coordinates, then the charge inside this। सिंपल सा एक क्यूब का डायग्राम बना लेते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्यूब है, सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर करेगा इस फेस से, और इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लीव करेगा। ये जो है YZ प्लेन में है तो यहाँ पे x 0 होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। सो नो फ्लक्स विल बी फ्रॉम द लेफ्ट, ये जो प्लेन है उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, और ऑब्वियसली इन फेसेस से या फ्रंट फेस या बैक फेस से तो कोई फ्लक्स होगा नहीं,
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स पास होने के लिए डॉट प्रोडक्ट होता है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो एक ही फेस बचता है, इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इस फेस से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल फ्लक्स यहां से होगा। और इसका साइड लेंथ अगर हमको ए दिया है तो इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर। तो फ्रॉम गॉस लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई नॉट इंटू ए। पुट करेंगे ई नॉट इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मतलब इस फेस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। जिस फेस को हम देखते हैं उस फेस पे परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। सो एरिया दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। सो क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट ए क्यूब एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, थोड़े बहुत क्लिप्स में बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी डालूंगा, जहाँ से लोगों को जानकारी मिले कि ये मैं ऐसा कर रहा हूँ बच्चों के लिए, है ना। कोई भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर कमेंट से या मैसेज से अगर रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो सेपरेट मैं वीडियो बना करके आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं उस क्वेश्चन को वापस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा किसी न किसी वीडियो में। सो दैट मेरा पर्पस ये है कि किसी भी तरीके से बच्चों का प्रिपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम है होपफुली ऑनलाइन होगा, जो सिनेरियो लग रहा है। और जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो बहुत सारे डिफरेंट पेपर होंगे। कोई पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई पेपर ईजी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी से आपको दिखेगा बहुत सारा वीडियो, हम बताते हैं अगले साल डिफ़िकल्ट होगा, हम बताते हैं आसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, किसी को कुछ पता भी नहीं रहता है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड वे में प्रिपरेशन करेंगे, अगर अच्छा कंटेंट फॉलो करेंगे बिना फालतूगिरी का, बिना मजाक का, और उसको अगर सही से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। अल्टीमेटली मार्क्स उसी बच्चे को आता है जो बच्चा सिंसियरिटी के साथ सिंसियरली उसको पढ़ता है। हवाबाजी से मार्क्स नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं मार्क्स आता है। पास्ट में भी मैं देख रहा हूँ, मैं 15-16 साल से ये बात देख रहा हूँ, मैं अभी भी देखता हूँ ऑफलाइन में भी। जो बच्चा सीरियसली टॉपिक को लेता है, घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करता है 200-400 क्वेश्चन, वो बच्चा रेगुलर टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करता है एंड फाइनल एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स लाने का, अच्छा परफॉर्मेंस करने का एक यही रूल है, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। और अच्छे क्वेश्चंस फार्मूला से नहीं बनता है, अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनता है और उसको सोचना पड़ता है। इवन सारा कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे को पता रहता है यहाँ पे कि ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, लेकिन फिर भी मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट लिया था, उसमें मैंने एक सवाल डाला था कि गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल है तो वहाँ पे फ्लक्स कितना पास होगा, ये भी बच्चों का गलत था। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी बच्चों को दिक्कत रहता है, और फिजिक्स का मोस्टली फियर ही रहता है बच्चों में, जो कि नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो यूजुअली गलती नहीं करता है बच्चा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।